आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पे प्रभुत्व था, यानी कि 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया के ऊपर क्या था, प्रभाव था। चीन की लंबी परंपरा के वारिस कौन थे, तो छिंग राजवंश थे। यानी चीन में जो लंबी परंपरा किसकी थी, तो छिंग राजवंश की थी। यानी सबसे ज़्यादा समय तक शासन चीन पर किसने किया था, छिंग राजवंश ने किया था, जिसकी सत्ता क्या होती अनुक्षण कम होती जा रही थी। जबकि नन्हा सा द्वीप देश जो था जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृहयुद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक गणतंत्र की रचना में और कहीं ताइवान को अपने राज्य में मिलाया कब, 1895। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जापान ने ताइवान को अपने राज्य में कब मिलाया था, तो 1895 में मिलाया था। और कोरिया को 1910 में मिला के साम्राज्यवाद की स्थापना की थी इसने। ठीक है, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की स्थापना जापान ने कब की थी, जब 1895 में ताइवान को मिलाया और 1910 ईस्वी में कोरिया को मिलाया था। उसने अपनी संस्कृति और आदर्शों की स्रोत भूमि, यानी जापान की जो आदर्शों की भूमि किसे माना जाता है, तो जापान की आदर्शों की भूमि चीन को माना जाता है। उसने चीन को कब हराया था, तो जापान ने चीन को 1894 ईस्वी में हराया था और 1905 ईस्वी में रूस को पराजित किया था। यहाँ पे 4 घटनाएं दिख रही है जापान के साथ। सबसे पहले 1894 में उसने चीन को हराया, फिर उसके बाद 1895 में ताइवान को अपने हिस्से में मिलाया, फिर उसके बाद 1905 में रूस को हराता है और 1910 को कोरिया को अपने हिस्से में शामिल करता है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयाँ आईं। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापान नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। चीनियों ने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। तो चीन में जो क्रांति सफल कब हुई, तो चीन में 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की थी। यानी कौन सी, चीनी गणराज्य। यानी चीनी गणराज्य कब बना था, 1 नवंबर 1949 को। लेकिन समस्या क्या थी कि 1970 के दशक के आखिरी तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए और उसने पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। यानी कि चीनियों ने मुक्त बाजार की वापसी कब हुई थी, तो 1970 के दशक में हुई थी। तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा, यानी कुछ बदलाव के साथ जो था वहाँ पर चीज़ें आ गई थी हाथ में। जापान जो था उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया था। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसने हार माननी पड़ी थी। 1945 ईस्वी में जब उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें उसको हार करनी पड़ी थी, किसके, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के देश तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति उभर गया था। ठीक है, जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि पूछेगा कि जो जापान का आधुनिकीकरण का सफर था उसके सिद्धांतों पर आधारित था। तो जापान का जो आधुनिकीकरण का सफर था वो पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहाँ पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद करने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। यानी कि दूसरे देशों में जो अपनाया गया था किसको, जापान के स्वरूप को, यानी जापान का जो विस्तार हुआ था पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। किसको, जापान को। जापान में जिस तेज़ी से विकास हुआ वो जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की दृढ़ता, उनका सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा थी, क्योंकि इस देश में माना जाता था कि इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करते हैं जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए जापान और चीन में जो लेखन कला की प्रचलित थी वो बहुत पहले से ही मौजूद थी और यह लेखन कला की राजवंशों के देखरेख में ही किया जाता था और इसके लिए उन्होंने इतिहास विभाग की स्थापना भी कर रखी थी। जैसे सीमा छियान को चीन का प्राचीनतम इतिहासकार माना जाता नहीं है। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि चीन का प्राचीनतम इतिहासकार किसे माना जाता है, तो चीन का महानतम प्राचीनतम इतिहासकार सीमा छियान को माना जाता है। ठीक है, जापान में भी चीनी संस्कृतियों के प्रभाव के चलते इतिहास के ऐसे ही महत्व दिए जाने लगे थे। मेजी सरकार की शुरुआती अधिनियमों में से एक था, यानी कि जो इतिहासकार की बात, इतिहास लिखने की परंपरा थी तो ये पहले से चली आ रही है वहाँ पे। और मेजी सरकार ने जो थी वो उसके अधिनियमों में भी इतिहास लिखने की परंपरा उसके में शामिल थी, उसने एक ब्यूरो की स्थापना की थी। कब, 1869 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मेजी सरकार ने एक ब्यूरो की स्थापना कब की थी, तो मेजी सरकार ने एक ब्यूरो की स्थापना 1869 में की थी। इस ब्यूरो का उद्देश्य क्या था, तो इस ब्यूरो का उद्देश्य था अभिलेखों को इकट्ठा करना। ठीक है, इस ब्यूरो का उद्देश्य क्या था, अभिलेखों का इकट्ठा करना। किसने स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना मेजी सरकार ने की थी। कब, 1869 ईस्वी में।
इसका अन्य उद्देश्य था मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना। ठीक है, दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था, जो मेन उद्देश्य था उसमें था अभिलेखों को इकट्ठा करना, और दूसरा उद्देश्य था मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना था। ठीक है, ये काम था वहाँ पे। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था उस समय, साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय बहुत सारे मौजूद हैं। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे, और संभावना है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीके से किया था। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिक जैसे लिमांग छिचाओ यानी कि चीन में प्राचीन सबसे चीन क्वेश्चन क्या बना था कि चीन का प्राचीन महानतम इतिहासकार कौन था। चीन का प्राचीनतम महान इतिहासकार था सीमा छियान था। वहीं चीन का आधुनिक बौद्धिक इतिहासकार किसे माना जाता है, तो चीन का आधुनिक बौद्धिक इतिहासकार लिमांग छिचाओ को माना जाता है। किसको माना जाता है, लिमांग छिचाओ को। और प्राचीन इतिहासकार प्रमुख कौन था, तो सीमा छियान था। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएंगे। जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से किसका नाम आता है, तो जापान के आधुनिक इतिहासकार में नाम आता है कुमे कुनिताके का। किसका आता है, कुमे कुनिताके का। और किसका नाम आता है, तो ये इन्होंने काम को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो जो चीन में कब आया था, यह चीन में रहा था 1274 से लेकर 1290 ईस्वी तक। कौन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मार्को पोलो चीन आया था वो चीन में कितने साल तक रहा था। तो मार्को पोलो जो चीन आया था वह चीन में 1274 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। चीन में जेसुइट पादरी मैटियो रिक्की था। ठीक है, और जापान में लुई फराय, जापान में कौन था, लुई फराय था। ये कौन था, जैसुई पादरी था। चीन में मैटियो रिक्की था। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि चीन में पादरी कौन था, तो वो था मैटियो रिक्की, और जापान में चीन पादरी कौन था, मैसुई पादरी, तो वह था लुई फराय था। इन जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया गया। किसने बढ़ाया था, तो कुमे कुनिताके ने बढ़ाया था, जो था जापान का इतिहास, आधुनिक जापान के इतिहास का पथ प्रदर्शक था। और चीन के बौद्धिक जापान का इतिहास का प्रति प्रदर्शक कौन था, लिमांग छिचाओ था। ठीक है, इन्होंने किसके विचार को आगे बढ़ाया, तो इन्होंने मार्को पोलो के विचार को आगे बढ़ाया, इन्होंने जेसुइट पादरी रिक्की के विचार को आगे बढ़ाया, और जापान में लुई फराय के विचार को आगे बढ़ाया था इन्होंने। और इसमें क्वेश्चन अगर बनेगा तो अभी बनाए दो क्वेश्चन हमने। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि आधुनिक विद्वानों में बौद्धिक चीन विद्वान कौन था, तो उसका नाम था लिमांग छिचाओ। जापान का बौद्धिक विद्वान कौन था इतिहासकार के रूप में, तो वह था कुमे कुनिताके था। और इन्होंने किसके विचार को बढ़ाया, तो चीन में बौद्धिक था आया था मार्को पोलो। कब आया था, जो इटली से आया था, कब आया था, 1274 से लेकर 1290, 16 साल तक वो कहाँ रहा था, चीन में रहा था। और मैसुइट पादरी जो था, जेसुइट पादरी जो था वो मैटियो रिक्की था। ठीक है, कौन था, मैटियो रिक्की था जो चीन में आया था। और जापान में कौन आया था, तो जेसुइट पादरी हुआ था लुई फराय। ठीक है, इन सभी ने देशों के बारे में समृद्ध जानकारियाँ दी। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी बहुत फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में सामने बहुत सामग्रियाँ मिली थी। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम विशाल भंडार उपलब्ध है। यानी कि अंग्रेजी में भी चीन और जापान के इतिहास देखने को मिलते हैं। तो इस चीन सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोर किसने दिया था, चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोर किसने दिया था, तो जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। यानी एक क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोर किसने दिया था, तो चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोर दिया था, विज्ञान के इतिहास पर जोर दिया था, उसका नाम था जोसेफ नीडहम नाम था। और जापानी इतिहास और संस्कृति पर किसने कार्य किया था, तो जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य जो शुरुआत किए थे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे कि चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम ने काम किया, और जापानी के इतिहास और संस्कृति पर कार्य किया था जॉर्ज सैमसन ने। ये किस विषय में किए थे, इन्होंने इंग्लिश विषय में ये सबका किया था। हाल ही के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई हैं। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में भी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 के कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते हैं और जापानी में लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि कब के विद्वान हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो अगर 1 2 3 4 करके जो आता है ना, उसमें बनाएगा 1 सही है, 1 2 सही, 1 3 सही, तो उसमें सारी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको सेम उतार के रख देगा। ठीक है, जैसे लिख के रख देगा कि 1980 के कई चीनी विद्वान जापान में भी काम करते थे, तो ये डेट भी चेंज कर सकता है। तो ध्यान से देखना इसको कि 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते हैं और जापानी में ही लिखते हैं। मतलब यह कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाले विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध हैं, जो हमें इन देशों की अधिक विस्तृत और गहन परिचय दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है। एक नाम आता है नाइतो कोनन का। पूछेगा क्वेश्चन कि नाइतो कोनन कौन था, तो नाइतो कोनन वह विद्वान था, वो इतिहासकार था जिसने चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान था। नाइतो कोनन कौन था, यह जापानी विद्वान था। किसके ऊपर काम कर रहा था, तो ये चीन के ऊपर कार्य कर रहा था, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया था। चीन का अध्ययन करने की एक लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपनी पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। नाइतो ने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, पूछेगा कि क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद किसने की, तो नाइतो कोनो ने दी थी। किसने, नाइतो कोनो ने दी थी। कब, 1907 ईस्वी में। एक सिमरान में उन्होंने तर्क दिया था। किसने तर्क दिया था कि नाइतो कोनन ने सिमरान में तर्क दिया था चीन पर। कब, 1914 में।
सीनारान में चीन के 1914 के समय पर उसने तर्क दिया था कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे थे, यानी कि जो गणतांत्रिक सरकार का जरिया कब से चला आ रहा था, तो गणतांत्रिक सरकार का जरिया वो चलते आ रहा था चीनी सुंग राजवंश के काल से ही चले आ रहे थे। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि किसने यह तर्क दिया था कि जो चीनी में गणतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी उसका जरिया कब से चला आ रहा था, तो वह चीनी सुंग राजवंश के समय से चला था। सुंग राजवंश का समय कब था, 960 से लेकर 1279 ईस्वी तक चीन में सुंग राजवंश का काल था, ठीक है। उसके काल से ही गणतांत्रिक सरकार का जरिया चलते आ रहा है। यह बात किसने कहा था, तो नाइतो कोनन ने कहा था। कब कहा था, सीनारान में, ठीक है। सीनारान में कब कहा था, जब चीन पर 1914 में वह भाषण दे रहा था। और अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते थे। इन्हें उसका कहना था कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए ही चीनी सुंग राजवंश से चले आ रहे थे। को यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक को सुधार करते हैं। सीनारान जो था, सीनारान नहीं, यहाँ पे नाइतो कोनन जो था, नाइतो कोनन जो था 1907 ईस्वी में उसने कोयतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन विभाग का स्थापना किया, ठीक। उसने कहा कि 1914 में वो तर्क दे रहा था एक, ठीक है। क्या तर्क दे रहा था, उसने कहा कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए ही, यानी चीन में जो सुंग राजवंश चलते आ रहा है, कब 960 से 1279 के काल तक जो चला आ रहा था, अभिजात वर्ग, कौन सा वर्ग चल रहा था, सुंग वंश के काल में अभिजात वर्ग था। कहाँ पे, चीन में। उस अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को किसके द्वारा खत्म किया जा सकता था, तो उसको गणतंत्रीय सरकार के द्वारा ही उसको खत्म किया जा सकता था। ये बात कहा था किसने, नाइतो कोनन ने कहा था, ठीक है। उसका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए थे। अब बात करेंगे परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन जो है एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। जैसे मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। एक नदी है पीली नदी जिसको हुआंगहे कहा जाता है। दूसरी नदी कौन सी है, यांगत्सी नदी है जिसको छांगजियांग कहा जाता है। ये यांगत्सी नदी जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगत्सी नदी है। और तीसरी नदी कौन सी है, पर्ल नदी है। और देश का बहुत सा बड़ा हिस्सा क्या है, पहाड़ी है, ठीक है। जैसे मैप में देखेंगे तो ये देखो, मैप में चीन का ये पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य है और जापान का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है, यानी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह कौन है, तो चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह हान है, ठीक है। और यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है, यहाँ की प्रमुख भाषा चीनी है, ठीक है। चीनी है जिसे क्या कहा जाता है, पुतोंग हुआ कहते हैं, पुतोंग हुआ कहते हैं। को क्वेश्चन में पूछ देगा कि पुतोंग हुआ का तात्पर्य किससे है, तो पुतोंग हुआ क्या है, चीनी भाषा है। लेकिन कई और राष्ट्रीयताएँ हैं, जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। यहाँ पे कई राष्ट्रीयताएँ भी देखने को मिलती है। प्रमुख जाति समूह कौन सी है, हान है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सी राष्ट्रीयताएँ देखने को मिलती हैं, जैसे उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक कैटनीज कैंटन है जिसको गुआंगजाओ भी कहा जाता है। कैंटनिंग कैंटज को क्या कहा जाता है, गुआंगजाओ कहा जाता है। की बोली उए, कैंटजिन कैंटन की बोली क्या है, उए है, ठीक है। क्या है, उए। उए बोली किसकी है, कैंटजिन कैंटन की। संघाई की बोली क्या है, संघाई की बोली ऊ बोली जाती है, संघाई की बोली ऊ। जैसे बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं, ठीक है। खाने का मतलब खाने पीने की चीज़ें, उसके बारे में बोल रहा है। चीनी के भोजन में कई क्षेत्रीय विविधताएं देखी जाती है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने खाए जाते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली जो है वो दक्षिणी या कोंटनी है, यानी कि चीन में सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली खाने पीने की कौन सी है, तो कोंटनी है, ठीक है। कोंटनीज है जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात की है, विदेश में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से, यानी कि विदेशों में सबसे ज़्यादा जो रहते हैं चीनी वो किस प्रांत से आते हैं, तो कैंटन प्रांत से ही आते हैं। यहाँ का जाना माना डिश कौन सा है, कैंटन का जाना माना डिमसिम है, ठीक है। क्या है, डिमसिम। यह इनका खाना है जो गूथे हुए आटे की सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। क्या है, डिमसिम। यानी कैंटन का सबसे प्रमुख खाना क्या है, डिमसिम है। चीन के उत्तर में कौन सी फसल प्रमुख है, तो चीन के उत्तर में गेहूँ मुख्य आहार है, जबकि सेंचुआ का है। सेंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। कहाँ पे, सेंचुआ में। पूर्वी चीन में क्या है, पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों पाए जाते हैं। तो इतने से क्वेश्चन बन गए कि चीनी में जो खाना है 4 तरह के पाए जाते हैं। एक खाना क्या है, एक खाना जो है वह डिमसिम है, ठीक है। और एक खाना जो है पाक प्रणाली जो दक्षिणी कोंटिन में पाया जाता है, वहीं यह डिमसिम खाना है, ठीक है। एक पहला हो गया डिमसिम। दूसरा गेहूँ कहाँ पे है, गेहूँ उत्तरी चीन में है। तीसरा जो है वह है मिर्च मसाला है। और ताका खाना जो मिलता है, तीखा खाना जो मिलता है वह सेंचुआ में मिलता है। और चावल गेहूँ दोनों खाए जाते हैं, वो कहाँ है, वह पूर्वी चीन में। तो इस तरह से 4 प्रकार के खाने वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिमसिम कहाँ है, कैंटन में है। सेंचुआ में का मसाला है,
ठीक है। और गेहूँ कहाँ पे है, तो उत्तरी चीन में गेहूँ है, और गेहूँ और चावल दोनों कहाँ पे हैं, तो वो पूर्वी चीन में है, ठीक। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। जापान में 4 सबसे बड़े द्वीप कौन है? होन्शु है, क्यूशू है, शिकोकू है और होकाइडो है। ओकिनावा है द्वीप की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, यानी कि जापान द्वीप की सबसे दक्षिण श्रृंखला क्या कहलाती है? ओकिनावा कहलाती है। लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर हैं। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ अयानु अल्पसंख्यक हैं और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। कब उपनिवेश बना था? 1910 ईस्वी में, ठीक है। यानी यहाँ पे जापान में अल्पसंख्यक कौन है? तो जापान में अल्पसंख्यक आयनु हैं, ठीक है। जापान में अल्पसंख्यक कौन है? आयनु हैं और कुछ कोरिया के लोग हैं। ये क्या थे? श्रमिक मजदूर के रूप में यहाँ पे आए थे, ठीक है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। यहाँ की बुनियादी फसल क्या है? चावल है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? मछली। यानी कि यहाँ पे चावल जो है वो बुनियादी फसल है और मछली जो है वो प्रोटीन की फसल है। कहाँ पे? जापान में, ठीक है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है, ठीक है। जापान की बात करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। यानी जापान पर किसका शासन हुआ करता था? तो जापान पे क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जापान में किसका शासन हुआ करता था? तो क्योतो में रहने वाले सम्राट का जापान में शासन हुआ करता था। लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे, ठीक है। यानी जापान पर किसका शासन हुआ करता था? जापान पर क्योतो का सम्राट का शासन हुआ था। लेकिन 12वीं सदी तक आते आते जापान की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में चली गई? तो शोगुनों के हाथ में चली गई। किसके हाथ में? शोगुनों के हाथ में चली गई, ठीक है। जिन्हें सैद्धांतिक रूप से राजा के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने 1603 से लेकर 1867 तक टोकुगावा परिवार के लोगों शोगुन पद पर कायम रहे थे। यानी शोगुनों की सत्ता वास्तविक सत्ता मानी जाती है जापान पे, जिस पे किसने शासन किया था? तो टोकुगावा के परिवार के लोगों ने शासन किया था। किसने? टोकुगावा के लोगों के परिवार के लोग शासन किए थे, जो शोगुन के पद पे कायम रहे। कब से कब तक रहे? तो 1603 से ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक। यानी कि कितने साल हो गए? 4 और इधर 264 साल इन्होंने शासन किया था। किसने? जापान पर किसका वंश था? शोगुनों का वंश था। उसमें कौन शामिल था? टोकुगावा के लोग। कौन से? टोकुगावा के लोग, जो शोगुनों के नाम से स्थापित किया था। कितने साल तक शासन किया? 264 साल तक। देश के 250 भागों में विभाजित था। यानी कि जो जापान था वो कितने भागों में विभाजित था? 250 भागों में, यानी 250 भागों में विभाजित था। जिनका शासन कौन चलाते थे? जिनका शासन दैम्यो चलाते थे, ठीक है। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो देश था तो शोगुन पद से शासन चलाते थे। टोकुगावा के लोग इसमें शामिल थे। कितने साल तक? 264 साल तक शासन किया। यानी 1603 से लेकर 1867 ईस्वी तक वो जो शोगुन टोकुगावा परिवार, जो शोगुन वंश के नाम से शासन चला रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो देश को 205 भागों में बांटा था, जिसमें शासन कौन चलाता था? 250 भागों में जो शासन बटा था उसका शासन दैम्यो चलाते थे। इन दैम्यों पर किसका नियंत्रण था? तो इन दैम्यों पर शोगुनों का नियंत्रण था। शोगुन दैम्यों को लंबे अरसे के लिए राजधानी एंदो में रहने का आदेश देते थे। यानी कि जो शोगुन थे दैम्यों के ऊपर वो नियंत्रण रखते थे। इन दैम्यों को कहाँ पर रहने का आदेश दिया था? तो इन दैम्यों को राजधानी एंदो, जो आधुनिक टोक्यो के नाम से जाना जाता है, तो दैम्यों को कहाँ रहना होता था? तो एंदो में रहना था। राजधानी एंदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो। यानी कि शोगुन जो थे वो दैम्यों को राजधानी एंदो में क्यों रहने देते थे? क्योंकि इसलिए रहने देते थे क्योंकि जो 250 देश में हिस्सा बटा हुआ था तो उस पर शासन कौन कर रहा था? दैम्यो कर रहा था। और दैम्यो किसके नियंत्रण में थे? शोगुनों के नियंत्रण में थे। तो शोगुनों को ये डर था कि दैम्य जो हैं वो उनके नियंत्रण से बाहर न चले जाएँ, इसलिए दैम्यों को अपनी राजधानी एंदो में रखते थे, ठीक है। यानी ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना हो। शोगुन प्रमुख शहरों और खादानों पर भी नियंत्रण रखते थे। यानी प्रमुख शहरों और खादानों पर किसका नियंत्रण था? तो शोगुनों का था। सामुराई जो था वो योद्धा वर्ग था। यानी जापान में योद्धा वर्ग किसे कहा जाता था? तो सामुराई को कहा जाता था। यानी जापान में योद्धा वर्ग कौन कहलाता था? सामुराई कहलाता था। सामुराई जो था वह शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुनों तथा दैम्यों की सेवा करते थे। सामुराई कौन था? तो सामुराई के बारे में 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सामुराई जो था वह योद्धा वर्ग था, सामुराई जो था वो शासन करने वाला कुलीन था, और सामुराई जो था वह शोगुन तथा दैम्यों की सेवा करते थे, ठीक। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तन ने आगे के विकास की तैयारी की, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तन कौन कौन से हुए? पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। यानी ये घटना कब घट रही है? ये घटना घट रही है 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में। कौन सी पहली घटना क्या घटती है कि किसानों से हथियार ले लिए गए और केवल हथियार किसके पास रख दिए गए? सामुराई के पास रख दिए गए। इससे शांति और व्यवस्था बनी रहे, ये कारण लिखा गया। जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? दूसरा परिवर्तन ये था कि दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी कि पहले जो क्या था कि पहले दैम्यों को कहाँ रखा जाता था?
तो शोगुन अपनी राजधानी केत्यो में रखते थे, यानी एंदो में रखते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद तीन परिवर्तन हुए, जिसमें पहला परिवर्तन किसानों से हथियार ले लिए गए और सामुराई को ही केवल तलवार चलाने का हथियार दिया गया। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि दैनियों को अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने का अधिकार दिया गया और उन्हें कुछ स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिलाजुला मकसद राजस्व के लिए अस्थायी आधार बनाना था। तो ये 3 परिवर्तन कब हुए थे? 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुए थे। ठीक, दैम्यों की राजधानी बड़ी हुई। दैम्यों की राजधानी क्या हुई? बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एंदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। ठीक है, यानी दैम्यों लगभग 250 भागों में बटा हुआ था जिस पे वो शासन कर रहे थे। तो इनके चलते क्या हुआ कि दैम्यों की राजधानी बड़ी हो गई। कैसे? 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में था एंदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा बन गया था? तो वह शहर कौन था? एंदो। इसको आधुनिक में किस नाम से जानते हैं? तो टोक्यो नाम से जानते हैं, जो अभी जापान की राजधानी है। उस समय एंदो राजधानी थी। ठीक है, और 17वीं शताब्दी के मध्य तक इसके अलावा ओसाका और क्योटो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे थे उस समय। ठीक है, कम से कम 6 ऐसे गढ़वाले शहर उभरे जहाँ जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय के ज़्यादातर यूरोपीय देश में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई, व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाते थे। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेज़ी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूँकि लोगों को पढ़ने का शौक होनहार लेखकों के लिए संभव हो सका कि वे केवल लेखन से ही अपनी आजीविका चला ले। एंदो में नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी। पढ़ना लिखना लोकप्रिय था। छपाई जो लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी, जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय छपाई को कौन लोग पसंद नहीं करते थे? यूरोपीय छपाई को जापानी लोग पसंद नहीं करते थे। छपाई जो होती थी वो लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। ठीक है, यानी जापान में छपाई कैसे की जाती थी? तो लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी, और जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। ठीक है, चीन अमीर देश क्यों समझा जाता था? चीन अमीर देश इसलिए समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम आयात करता था और भारत से कपड़ा आयात करता था। जो ये उस समय क्या मानी जाती थी? विलासी वस्तुएं मानी जाती थी। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ता था, जिससे कि तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तोकुगावा कौन? जो शोगुन वंश का शासन चला रहा था। तो उन्होंने क्योतो के निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए। यानी कि तोकुगावा ने किस क्षेत्र में रेशम उद्योग के विकास के लिए कदम उठाए? तो क्योतो के निशिजन में, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम के लिए जाना जाने लगा। यानी कि जापान का कौन सा हिस्सा था जो रेशम के लिए दुनिया में जाने लगा? तो वह क्योटो का निशिजन था। ठीक है, मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं। अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन में लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभुत्व किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी है जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। मिथक कहानियाँ बताती हैं कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, यानी कि जापान लोग अपने आप को किसका उत्तराधिकारी मानते हैं? तो जापान लोग अपने आप को सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी मानते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जापान को किसका उत्तराधिकारी मानते हैं? जापान अपने आप को किसका उत्तराधिकारी मानते हैं? तो जापानी लोग अपने आप को सम्राट सूर्य देवी का उत्तराधिकारी मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। निशिजन क्या है? क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर संघ था। ये पूछ देगा कि 31 परिवारों का बुनकर का संघ जापान में कहाँ पे है? तो वो निशिजन क्षेत्र में है। जहाँ पे कब है? वो क्योतो की एक बस्ती थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए। ठीक है, यानी कि केवल देसी धागा इस्तेमाल करने का आदेश कब जारी किया गया था? तो 1713 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जापान में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने का आदेश कब जारी किया गया? तो 1713 ईस्वी में जारी किया गया। किसके द्वारा? तोकुगावा के द्वारा जारी किया गया था। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्गों का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। तोकुगावा व्यवस्था को किसने चुनौती दी? तो निशिजन में जो व्यवस्था चल रही थी उत्पादन को लेकर, उन्होंने चुनौती दी थी। जब ये चुनौती कब दी गई थी? जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जापान में विदेशी व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो जापान में विदेशी व्यापार की शुरुआत 1859 ईस्वी में हुई थी। जापान से रेशम का निर्यात अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। यानी कि जापान में
अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत कौन बन गया था? तो रेशम का निर्यात बन गया था एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो जापान की अर्थव्यवस्था का मुख्य क्या था? अब जापानी अर्थव्यवस्था का मुख्य था रेशम। ठीक है, अब बात करेंगे गेंजो की कथा। गेंजो की कथा क्या है? मुरासाकी शिकिबू द्वारा लिखी गई हेयान यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लाइन में ही मिल गया कि हेयान किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेयान लिखी गई थी मुरासाकी शिकिबू के द्वारा। हेयान किसके द्वारा लिखी गई थी? मुरासाकी शिकिबू के द्वारा। राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी है, यानी कि राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी क्या है? द टेल ऑफ द गेंजी। क्या लिखी गई है? द टेल ऑफ द गेंजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बन जाएगा कि राज दरबार की काल्पनिक डायरी किस नाम से जानी जाती है? द टेल ऑफ द गांजी। किस नाम से थी? वो हेयान नाम से थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? मुरासाकी शिकिबू यानी मुरासाकी शिकिबू के द्वारा जो हेयान पुस्तक लिखी गई थी वह राज दरबार की काल्पनिक डायरी थी, जो किस नाम से जानी जाती थी? द टेल ऑफ द गेंजी, जो जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई थी। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया था, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुरासाकी शिकिबू क्या थी? एक महिला थी। ठीक है, तो जो वहाँ की जापान की जो महिलाएं थी वो कौन सी लिपि का प्रयोग करती थी? तो जापान की जो महिलाएं थी वह जापानी लिपि का इस्तेमाल करती थी, और पुरुष जो थे वो किस लिपि का इस्तेमाल करते थे? तो पुरुष चीनी लिपि का इस्तेमाल करते थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, 3 क्वेश्चन अब तक मिल गए हैं। चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि शिक्षा और सरकार में, जापान की शिक्षा और सरकार में किस लिपि का प्रयोग होता था? तो जापान में शिक्षा और सरकार में लिपि का प्रयोग चीनी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, इस उपन्यास में, ठीक है, कौन से उपन्यास में? हेयान के उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है, और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। ठीक है, इसमें यह भी दिखाया गया कि औरतों को अपनी पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है। किसमें दिखाया गया है? तो द टेल ऑफ द गेंजी। किसमें? द टेल ऑफ द गेंजी। एक चीज़ देखनी है कि जो डायरी है द टेल ऑफ द गेंजी, द टेल ऑफ द गेंजी किसकी है? तो हेयान राज दरबार की काल्पनिक डायरी है। यहाँ पे थोड़ा सुधार करते हैं गेंजी की कथा वाले में। इसमें जो लिखा है कि मुरासाकी शिकिबू द्वारा लिखी गई जो हेयान राज दरबार की काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई। तो यहाँ पे ये देखना है कि मुरासाकी शिकिबू ने जो लिखी थी वो उसकी पुस्तक का नाम था द टेल ऑफ द गेंजी, यानी गेंजी की कथा, यानी उसकी पुस्तक का नाम क्या था? द टेल ऑफ द गेंजी। ये लिखी किसके गई थी? तो हेयान राज दरबार के बारे में लिखी गई थी, यानी कि हेयान राज दरबार में जो क्या चल रहा था? अभिजात वातावरण की जो जीती जागती तस्वीर पेश की थी। ठीक है, किसके बारे में? तो हेयान राज दरबार के बारे में लिखा था। उसकी पुस्तक का नाम था द टेल ऑफ द गेंजी। किसने लिखा था? मुरासाकी शिकिबू ने। और उसमें क्या लिखा था? उसने ये लिखा था कि दिखाया था कि हेयान राज दरबार में औरतों को अपना पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी, इसके बारे में उसमें समझाया कि कितनी आज़ादी दी गई थी उसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रयोग किया जा रहा था वो तो सब उच्चारण वैसे सही है। ठीक है, अब बात करेंगे मेजी पुनर्स्थापना के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि जापान में किसका साम्राज्य स्थापना था? तो जापान में चल रहा था तोकुगावा वंश का, जो सोंगुन वंश के नाम से शासन चला रहे थे। कितने साल तक चलाए थे? 267, यानी 1607 से लेके 1603 से लेके 1867 तक चलाया था उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद किसका साम्राज्य आता है? उनके बाद आता है मेजी का स्थापना, जो 1867 और 1868 में किस राजवंश की स्थापना होती है? तो मेजी वंश की राज्य की स्थापना होती है। जिसने किसके शासन को समाप्त किया? तो उसने तोकुगावा के वंश के शासन को समाप्त किया। मेजियों के पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। ठीक है, यानी कि जो तोकुगावा वंश था, जो सोंगुनो वंश के नाम से शासन चला रहे थे, तो उनकी सत्ता को 264 साल पुरानी सत्ता को किसने समाप्त किया? तो मेंजी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने समाप्त किया? मेंजी ने समाप्त किया। मेंजी की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है कि देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीति संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे कि मेजी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मेजी साम्राज्य की स्थापना होती है 1867 या 68 ईस्वी में। मेजियों के पुनर्स्थापना के पीछे क्या कारण थे? तो इस समय देश में बहुत सारे असंतोष व्याप्त थे। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा था? इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनाने की कूटनीति चल रही थी। एक क्वेश्चन और बनेगा कि उस समय केवल जब मेजी पुनर्स्थापना होने का समय चल रहा था, उससे पहले जापान का किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध था? तो जापान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बस केवल एक देश के साथ था। वह देश कौन सा था? वह था हॉलैंड।
क्योंकि अभी हाल में ही विदेशी व्यापार की शुरुआत की हुई थी और जापान ने विदेशी व्यापार की शुरुआत कब की थी? तो जापान ने विदेशी व्यापार की शुरुआत 1859 में की थी। और किस देश के साथ की थी उस समय? हॉलैंड के साथ की थी। वहीं एकमात्र व्यापार था जो जापान कर रहा था पश्चिमी देशों के साथ। नहीं, एक ही पश्चिमी देश था जिसके साथ व्यापार हो रहा था इसका। अमेरिका ने अपना एक राजदूत कब भेजा था जापान में? तो भेजा था 1853 ईस्वी में। उसका नाम क्या था? कमोडोर मैथ्यू को भेजा था। अमेरिका ने किसको भेजा था? कमोडोर मैथ्यू को भेजता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था, ठीक है, और जापान चीन के रास्ते में ही था और अमेरिका में चीन एक बाजार बड़ा देखना चाहता था। जब ये अमेरिका का कमोडोर मैथ्यू कब आया था? मैथ्यू पेरी, ठीक है, अमेरिका का कमोडोर मैथ्यू पेरी जो 1853 में जापान आया था, इससे जापान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे सम्राट की हैसियत जो थी अचानक बढ़ गई, जिसे जब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। ये पेरी कब आया था? 1853 में। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुनों को ज़बरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया था और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। यानी शोगुनों को ज़बरदस्ती सत्ता से कब हटाया गया था? तो 1868 ईस्वी में शोगुनों को सत्ता से ज़बरदस्ती हटाया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब था पूर्वी राजधानी। यानी कि एदो का नामकरण टोक्यो कब हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि एदो का टोक्यो नामकरण कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में। टोक्यो का अर्थ क्या होता था? टोक्यो का अर्थ होता था पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यह जानते हैं कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रिटानियों के हाथ चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बना रहा कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे बजाय उसकी अपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया था। सरकार में फुकोकू क्योहो, समृद्ध देश और मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। यानी कि कौन से देश में समृद्ध देश और मजबूत सेना का नारा दिया गया था? तो जापान में दिया गया था। ये किस राजा ने दिया था? तो फुकोकू क्योहो ने दिया था। यानी कि समृद्ध देश और मजबूत सेना का नारा किसने दिया था? तो फुकोकू क्योहो ने दिया था, ठीक है। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की ज़रूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिकों की श्रेणी में बदलने की ज़रूरत हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया, ठीक है। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। नहीं थी इस सम्राट व्यवस्था कैसी थी? जापान में सम्राट व्यवस्था इस प्रकार की थी कि जैसे उसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे। यानी कि सम्राट की व्यवस्था कैसी थी जापान में? तो उसमें जो सम्राट होता था, जो नौकरशाही होती थी और जो सेना, ये तीनों इकट्ठे मिलकर सरकार चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए अधिकारियों को कहाँ भेजा गया? यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट की जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। यानी कि सम्राट का जन्मदिन क्या बन गया? राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। यानी 1870 के दशक से नई विद्यालयी व्यवस्था के निर्माण का शुरू हुआ। यानी कि जापान में नई विद्यालयी व्यवस्था का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1870 में। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य की प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्यों पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयाँ सेना के लिए भर्ती केंद्रों में काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ गया कि जापान में कितने वर्ष के उम्र के नौजवानों के लिए सेना में काम करना अनिवार्य था? तो 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ समय के लिए सेना में नौकरी करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। यानी कि संविधान बनने के बावजूद
यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूती विदेशी नीति का दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई, दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता रहा और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। पेरी के जहाज, लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा, ठीक है। जापानी जिन्हें काले जहाज कहते थे, यानी जापानी काला जहाज किसे कहते थे, तो जापानी काला जहाज कहते थे पेरी के जहाज को, ठीक है। क्यों कहते थे इसे? क्योंकि इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोलतार से सीलबंद किया जाता था, ठीक है। इसमें इनको अजीबोगरीब दिखाया गया, विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसका जो व्यापार था वो पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका था और उसके लोग हालैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया में व्यापार करते थे, ठीक है। जापानी भाषा एक साथ कितने लिपियों का प्रयोग करती थी? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। जापानी भाषा कितनी लिपियों का प्रयोग करती थी? तो जापानी भाषा जो थी वो एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती थी, ठीक है। इसमें 3 लिपियाँ कौन कौन थी? इसमें 3 लिपियाँ थी। एक थी कांजी, दूसरी थी कताकाना और तीसरी थी हिरागाना। कांजी जो थी वह चीनी चित्रात्मक चिन्ह था, ठीक है, जिसका रंग लाल होता था। दूसरी लिपि थी कताकाना। कटाकाना की किस रंग की होती थी? नीले रंग की होती थी। और हिरागाना किस रंग की होती थी? तो हिरागाना हरे रंग की होती थी। हीरा मतलब हरा रंग, कटाकाना मतलब नीला रंग, और कांजी चिन्ह जो था वो कांजी लाल था। कांजी क्या था? कांजी लाल था। कटाकाना नीला था और हिरागाना हरा था। और कांजी जो थी वह चीनी चित्रात्मक लिखी थी। तो इस तरह जापानी लेख में 3 लिपियों का प्रयोग किया जाता था। 3 लिपियाँ थी, कांजी, कटाकाना और हिरागाना। इसमें से कांजी जो थी वो जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली थी, यानी कांजी चीनियों से कब ली थी? तो 6ठी शताब्दी में ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कांजी लिपि जो चीनियों की लिपि थी, जो लाल रंग की थी, जो चित्रात्मक लिपि थी, वह चीनियों से कब ली थी जापानियों ने? तो 6ठी शताब्दी में ली थी। चूँकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का भी विकास किया। ध्वन्यात्मक वर्णमाला कौन कौन से थे? एक हिरागाना और कटाकाना था। हिरागाना जो था वह नारी सुलभ समझी जाती थी, क्योंकि हेयान कला में बहुत सी लेखिकाएँ इसका इस्तेमाल करती थी। इसमें हेयान कला में, ठीक है। हिरागाना कौन इस्तेमाल करती थी? तो हिरागाना का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? तो महिलाओं द्वारा किया जाता था, ठीक है। जैसे कि मुरासाकी ने किया था द टेल ऑफ गेंजी के बारे में उसने जब लिखा था, ठीक है। यही चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों का चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों का, जिसे हिरागाना अथवा कटाकाना कहा जाता था, को मिलाकर लिखी जाती थी, ठीक है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता था, यानी शब्द का प्रमुख भाग किससे लिखा जाता था? तो कांजी के चिन्ह से लिखा जाता था और बाकी भाग हिरागाना में लिखा जाता था। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों में व्यापक समाज में काफ़ी तेजी से फैला। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना लें। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। अब बात करेंगे जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया था, क्या क्या प्रक्रिया थी उसमें। तो मेजी सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था, यानी अब जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किसके समय हुआ? तो मेजी के समय हुआ था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन कब बिछी थी? तो जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछी थी। क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी देगा, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं कि जापान अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कब किया गया था? तो जापान अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण मेंजी सरकार के समय किया गया था। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन कब बिछी थी? जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 1872 के बीच बिछी थी। कहाँ से कहाँ? टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई थी। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई थी, यानी वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें जापान वाले कहाँ से आयात किए थे? तो यूरोप से आयात की गई थी। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया था। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया था। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। जापान में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो 1872 में प्रारंभ हुआ था। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों और सब्सिडी और करों में फ़ायदे के जरिए प्रमुख जहाज़ निर्माता बनने में मदद मिली। यानी कि किस कंपनी को सब्सिडी और करों में फ़ायदे के जरिए प्रमुख जहाज़ निर्माता कंपनी बनने में मदद मिली थी? तो वो थी मित्सुबिशी और सुमितोमो। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों में होने लगा, ठीक है। जायपात्सु का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था, यानी कि जापान की किस व्यापारिक संस्था का प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा था? उसका नाम था जायबात्सु।
1872 में जापान की जनसंख्या कितनी थी? तो 1872 में जापान की जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। जैसा पहले उसने उत्तरी टापू होकाइदो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे, ठीक है। यानी सरकार में जब जनसंख्या बढ़ने लगी वहाँ जापान में, तो वहाँ की सरकार ने पहला कदम क्या उठाया? तो पहला कदम उसने उत्तरी टापू पे होकाइदो जो था, ठीक है, जो उत्तरी टापू पे होकाइदो था उसकी ओर काफ़ी हद तक ये स्वतंत्र इलाका था, जहाँ पे आइनू कहे जाने वाले लोग, देसी लोग यहाँ पे रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ, फिर हवाई की तरफ गया, ठीक है। हवाई में जहाँ पे ब्राज़ील और जापान का बढ़ता हुआ औपनिवेशिक साम्राज्य था, ठीक है। यानी ब्राज़ील और जापान का बढ़ता हुआ औपनिवेशिक साम्राज्य कौन सा था? तो हवाई द्वीप था। उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी, यानी जापान की 21% जनता शहरों में कब देखने को मिलती है? 1925 तक। 1925 तक बढ़कर ये कितनी हो गई थी? तो 1925 तक बढ़कर ये 32% बढ़कर 2.5 करोड़ हो गई थी, ठीक है। औद्योगिक मजदूर यार यहाँ अब बात करेंगे औद्योगिक मजदूर के बारे में। तो औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुँच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते हैं जिनमें 5 से कम लोग हैं और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन किसने किया था? तो जापान में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने किया था। कब किया था? 1886 में। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि पुरुषों की संख्या कब बढ़ने लगी? तो 1900 के बाद बढ़ने लगी। लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई, यानी कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कब अधिक हुई? तो 1930 ईस्वी में अधिक हुई थी। इससे पहले मजदूर जिसमें महिलाएं ज़्यादा काम करती थी, ठीक है। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी, 1920 तक आते आते 2000 से ज़्यादा हो गई और 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में से 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, यानी सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि परिवार का कुलपति किसे माना जाता था? तो परिवार का कुलपति सम्राट को माना जाता था। युद्धों के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्यों तनाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा था, जब 800 गाँववासी जन विरोध के इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। यानी जापान में पहला औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया था? तो 1897 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जापान में पहला औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया? 1897 ईस्वी में। किसने छेड़ा था? तो संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य थे तनाको सोजो। कौन थे? तनाको सोजो। कौन क्या थे वो संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य थे। और इस आंदोलन में कितने गाँववासियों ने शामिल हुआ? तो 800 गाँववासी इसमें शामिल हुए थे। तनाका सोजो कौन थे? तनाका सोजो एक किसान का बेटा था। इसने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनैतिक हस्ती के रूप में उभरा। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए थे, यानी कि पहली संसद डायट में वो सदस्य चुने गए थे। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों को बलि नहीं दी जानी चाहिए। आसियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। किससे प्रदूषण फैल रहा है? तो आसियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिससे 1904 तक फसल सामान्य हो गई। आक्रामक राष्ट्रवाद की बात करें तो मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, यानी कि मेजी का जो संविधान था वो सीमित मताधिकार पर आधारित था, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। मेजी संविधान ने जो डायट बनाई थी जिसके अधिकार भी सीमित थे। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। जो डायट का जो प्रयोग किया गया है जापान द्वारा, वो किस भाषा से प्रयोग किया गया है? तो जर्मन भाषा से प्रयोग किया गया। क्यों? ये डायट जो है वो जर्मन शब्द है, यानी जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का जो इस्तेमाल किया है क्योंकि कानूनी सोच जर्मन सोच से प्रभावित थी। यानी कि जापान ने जो कानूनी सोच अपनाई है वो किसकी सोच के आधार पर है? तो जर्मनी सोच के आधार पर, इसलिए उन्होंने अपनी संसद का नाम डायट जर्मन शब्द के आधार पर रखा था। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। यानी कि जापान में चुनाव कब हुआ था जनमत के द्वारा? तो 1918 से 1931 के बीच हुआ था। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाए गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माने जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है।
यानी कि जापान में थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र कब से माना जाने लगा, तो 1890 से। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। यानी जापान में कब आदेश दिया गया कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं, तो 1899 में। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर था। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बल को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों को खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। अब बात करेंगे पश्चिमीकरण और परंपरा के बारे में। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आशंका रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। यानी मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से किसका नाम आता है, तो मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से फुकुजावा युकिची का नाम आता है। ठीक है, उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। यानी किसने कहा था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, तो वह था फुकुजावा युकिची, जो मेजी के काल का प्रमुख बुद्धिजीवी माना जाता है। ठीक है, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिमी का हिस्सा बन जाना चाहिए। पश्चिमी का समर्थन करने वाला कौन था, तो फुकुजावा युकिची था। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन साथी मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। बात किसने कहा था, तो दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे थे, जो वह अपने देश के प्रति समर्पित थे, ना कि पश्चिमी के प्रति। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे जापान आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि संवैधानिक अधिकार की मांग करने वाले जन अधिकारियों के आंदोलन के नेता कौन थे, तो उएकी एमोरी थे, जो फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने के लिए बाध्य किया। फुकुजावा युकिची कौन था, तो फुकुजावा युकिची जन्म से एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। उसकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई थी। इसने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी पढ़ा। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जापान का पहला दूतावास, अमेरिका में जाने वाला दूतावास कौन था, तो वह था फुकुजावा युकिची था। कब गया था, 1860 ईस्वी में। किस रूप में गया था, तो अनुवादक के रूप में गया था। इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत बल मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकल नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज केओ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। केओ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो फुकुजावा युकिची ने की थी। वे मेरोकुशा संस्था के मुख्य सदस्यों में ये थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने वाली संस्था कौन सी थी, तो मेरोकुशा थी। अपनी एक किताब विज्ञान के लिए प्रोत्साहन गाकू नो सुसुमे में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात किसने कहा था, तो फुकुजावा युकिची ने की थी। फुकुजावा फूक जा साल पश्चिमी वालों के साथ फूक जा, तुम खाली फुकुजावा कह रहा है। तो ये जो था वो पश्चिमी का सपोर्ट कर रहा था, जापान की कोई चीज़ का सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो इस ट्रिक से हमें सब चीज़ों को समझ सकते हैं। फुकुजावा युकिची के विदेशियों के साथ फूकने जा रहा था। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों और संस्थाओं के अलावा पश्चिमी के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इस सिद्धांत था स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, ना ही इंसान ने इंसान के नीचे। यह बात किसने कहा था, तो यह बात फुकुजावा युकिची ने कहा था। बात करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में कि जापान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चल रही थी। तो जापान की आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की ज़िंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रह काम कमाते और घर बसाते थे। बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर, अमेरिकी भूनन, मांस व मछली भूनने वाला ब्रेड सेकने वाला टोस्टर, ये सब चीज़ें चलती थी। जापान में जो नया घर था उसके लिए होमू शब्द का प्रयोग किया गया था, जो अंग्रेजी शब्द से निकला था। कार क्लब, मोंगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द। मोंगा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो मोंगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द था। वह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन, कास्मोपॉलिटन विश्वजनीन कहा जाता था। संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचार के एक साथ आने का सूचक है। यानी मोंगा क्या है, मोंगा 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन,
संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक क्या है? मोंगा। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीके का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ। 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए और बड़ी दुकानें डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगी। टोक्यो में गिंजा गिनोबरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनोबरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया है। गिंजा और बुरबुरा शब्द मिलाकर क्या बना है? गिनबुरा बना है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला। जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था? तो जापान में पहला रेडियो स्टेशन 1925 में खुला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला रेडियो स्टेशन जापान में कब खुला? 1925 में। अभिनेत्री मात्सुई सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। राष्ट्रीय स्तर की तारिका कौन बन गई थी? तो अभिनेत्री मात्सुई थी। उन्होंने किस फिल्म में काम किया था? एक गुड़िया का घर में नाटक किया था। किसके? इब्सन के। 1899 में फिल्म बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर ओज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार में पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। तो मोंगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आधुनिक लड़की के लिए किया जाता था। आधुनिकता पर विजय। सत्ता की केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गईं, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इस दौरान सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। देशभक्तों को ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। उनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय, यानी आधुनिकता पर विजय की एक संगोष्ठी जापान में कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। इसमें जापान के सामने जो दुविधा की उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोराइयो साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। जापान का संगीतकार कौन था? मोरोई साबुरो। वे पश्चिमी संगीत को नकार रहे थे। वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाया या दोहराया जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री थे निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता में परिभाषित किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास किसने किया था? तो दर्शन शास्त्री निशितानी केजी थे। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री रांके से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। तो नैतिक ऊर्जा शब्द जो जापान ने लिया है, कहाँ से लिया है? तो यह जर्मन दर्शनशास्त्री रांके से लिया गया है। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान के औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए। लेकिन अन्य लोगों का यह मानना था कि पैमाने पर विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ, वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैनीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध की राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी कि किस संविधान के हिस्से में यह किया गया कि तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश से सम्मिलित है? तो वह अनुच्छेद 9 में वर्णित है कि युद्ध की राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है, यानी कि युद्ध न किया जाएगा। यह किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 9 में वर्णित है। कृषि, व्यापार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायबात्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। यानी लड़ाई के बाद जापान में पहला चुनाव कब हुआ? 1946 में हुआ। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। यानी जापान के किस चुनाव में महिलाओं को मताधिकार दिया गया? तो महिलाओं को मताधिकार दिया गया था 1946 में। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में नहीं थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूप के बीच युद्ध सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच करीब एक रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। जापान को अमेरिकी समर्थन और कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। यानी जापानी अर्थव्यवस्था को मदद कैसे मिली? जब उसने अमेरिका को समर्थन दिया और साथ ही साथ कोरिया और वियतनाम में जंग से किया। तब टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आया। यानी कि जापान में पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो जापान में पहला ओलंपिक खेल 1964 में टोक्यो में हुआ था। ठीक है,
इसी तरह तेजी वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। यानी कि जापान में बुलेट ट्रेन का काम कब शुरू हुआ था? तो जापान में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ था 1964 में। इस पर रेलगाड़ी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। यानी कि जापान में नागरिक समाज आंदोलन का विकास कब हुआ? तो 1960 के दशक में। बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अरगजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। यानी कैडमियम और अरगजी का जहर का सूचक कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जापान में इसका विरोध किया गया, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मिनीमाता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक में उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। ज़मीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचाना और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और इनका नए कानूनों से बेहतर स्थिति हुई। 1980 के दशक के मध्य से